चलिए सर, हम चलते हैं 10th ICSE केमिस्ट्री की तरफ। ठीक है सर। अब देखिए, हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया हुआ है, तो पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम डिस्कशन पे थे। तो डिस्कशन ये थी कि पीरियोडिक टेबल में हमने ये देखा था कि प्रॉपर्टीज of elements of same properties reoccur after a regular interval। तो ये तो था उसमें हमारा जो मेन जो फोकस था, उसमें मेन पॉइंट था वो। फिर उसमें हमने किया कि व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। तो मेनली तो हमें ये बता ही नहीं पाया था, इसीलिए तो वहां थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई मॉजले की वजह से। मॉजले ने हमें यह बताया कि पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है, वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में कितने, उस पर डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल इज सेम, अगर सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम होगी। तो ये था हमारा अब तक का सफर। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो कौन कौन सी है सर? नंबर 1 तो है एटॉमिक साइज, ये वाली बात है। नंबर 2 है सर मेटेलिक कैरेक्टर है इसमें। नंबर 3 है सर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और नंबर 4 है जो, ठीक है। अब ये 3 तो है हमारे पास ऐसी जो एक जैसी है, ठीक है। वैसे तो ये एक जैसी है प्रॉपर्टी। तो एक है आयनाइजेशन प्रॉपर्टी, तो सारी है आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे इसका नाम अब आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, एंथैल्पी बोलते हैं एनर्जी को, तो आप एंथैल्पी ही लिखें सर, ठीक है। ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आगे है इलेक्ट्रॉन जो है इन्फिनिटी, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। और 6th में है हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उसका मीनिंग अगर आपको समझ लग गया तो ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो आपको बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत हेल्प मिलती है +1। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक और एटॉमिक साइज, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। हम इनका डिफाइन करेंगे, फिर इनका एक ट्रेंड फाइंड करेंगे कि ये अलोंग द पीरियड कैसे बिहेव करती हैं, डाउन द ग्रुप कैसे बिहेव करती हैं, और थोड़ा बहुत इनके रीजंस जो है वो करेंगे भी, ये प्रॉपर्टीज ऐसे बिहेव करती क्यों, ठीक है ना। तो ये एक एक करके हम 6 प्रॉपर्टीज अच्छे से लेंगे। मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यही आपको +1 में भी आएंगे, ठीक है। ये नहीं कि कोई पीरियोडिक टेबल में बदलाव आ जाएगा, पर सर ये इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो ज्यादा अच्छी से समझ आएगी वहां आपको। क्यों? क्योंकि यहां जो समझाने का वे है वो है इलेक्ट्रॉन जो हम शेल में भर फिलिंग करते हैं, तो वो फिलिंग में वहां डिफरेंस होता है। असली जो फिलिंग है वो आपको 10th तक सिखाते नहीं है, वो मेरे को ये लगता है कि ये सिलेबस ऐसे होना ही नहीं चाहिए। 9th में आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को अच्छे से सिखाना चाहिए, जो +1 में होती है। ये पता नहीं क्यों पिछले 20-25 साल से 30 साल से ऐसे ही चल रहा है। चेंज करना चाहिए था इसको, वो उतना पोर्शन एडिशन देना चाहिए था। अब 9th वाले बच्चे मैच्योर है, वो समझ सकते हैं वैसे। तो अगर वो होता तो आपको केमिस्ट्री जितनी अब समझ आ रही उससे ज्यादा समझ आती, ठीक है सर। तो चलें हम एटॉमिक साइज
और जो इसका रेडियस है उसकी तरफ चलते हैं, और इसको हम एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं सर। ये भी डिफाइन करेंगे सर। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस बेसिकली होता क्या है सर, पहले यहां से चलते हैं। मान लीजिए ये एक एटम है और ये इसके शेल है, और ये इसका आउटर शेल है, और ये न्यूक्लियस है सर। तो ये बन गया रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस। तो क्या हुआ एटॉमिक रेडियस? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल। डिस्टेंस बिटवीन nucleus and outer shell of an isolated atom। ठीक है, पर एटम तो आइसोलेटेड मतलब जो एटम आपके पास अकेला हो, मतलब एटम ओनली एटम किसी भी एलिमेंट का अगर ले सके तो एक एटम, वो तो पॉसिबल ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो ऐसे हमारी डेफिनेशन है जो हमने सोच ली। तो एटम्स नेवर एग्जिस्ट इन द आइसोलेटेड फॉर्म। एटम कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो फिर ये रेडियस वाला जो डेफिनेशन है ये ऐसे ही है, थ्योरेटिकली ही है। तो असली डेफिनेशन क्या है सर? असली डेफिनेशन है व्हेन एटम्स आर इन कंबाइंड स्टेट, तब हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक रेडियस को। मान लीजिए ये है, ये वाला, और ये मान लीजिए आप, ये देखिए, ये ओवरलैपिंग ऑफ टू एटम्स, ये है ओवरलैपिंग। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस अब हम डिफाइन करेंगे ऑफ एन एटम इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में क्यों है? क्योंकि एटम कभी आइसोलेटेड फॉर्म में होता ही नहीं, तो ये बॉन्डिंग में होता है, कंबाइंड स्टेट में होता है, व्हेन वन एटम ओवरलैप्स विद अदर। तो ये है इसका ये न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, और इसका जो हाफ है उसको हम आर लेते हैं। सो एन एटम इन अ कंबाइंड स्टेट, ठीक है, इट इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियस distance between two atoms in combined states। अब हमने ये मान लिया इनको कि ये सेम एटम है, ठीक है ना। अगर एटम डिफरेंट होंगे, हेट्रोन्यूक्लियस होगा, HCl है, तो फिर डिस्टेंस इसका कुछ और आ जाएगा, वो उसकी डेफिनेशन अलग से आएगी, वो बाद में। तो हमने इसको एटॉमिक रेडियस मान लिया। चले सर, तो एटॉमिक रेडियस का ये डेफिनेशन ये चलती है। अब ये जो हमारी ये वाली डेफिनेशन है, इससे हमें ये लगता है कि एटॉमिक रेडियस जो है एक्चुअल रेडियस से कम आएगा ऐसे। हाँ, ये आ सकता है ऐसे, क्योंकि हम नियरली गैस ही लगाते हैं और नहीं कुछ कर पाते, तो ये थोड़ा बहुत कम आ सकता है सर। अब जो एटॉमिक रेडियस है सर, उसके यूनिट्स है हमारे पास, ये ऑंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर। हम इसमें मेजर करते हैं, ये बहुत छोटा यूनिट होता है, ठीक है। एक होता है पिकोमीटर सर, 1 ऑंगस्ट्रॉम 1 पिकोमीटर, तो ये 10⁻12 मीटर होता है।
ये इसमें ही हम मेजर करते हैं पिकोमीटर और ऑक्सटॉक, इसमें हम रेडियस को मेजर करते हैं सर। अब आगे क्या है, आगे है फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स। ठीक है, तो फैक्टर्स कौन कौन से, फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स। तो फैक्टर में तो पहले आता है सर नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल का मतलब क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की गिनती बढ़ती है अंदर, तो वो ज्यादा से ज्यादा शेल भी अकोमोडेट होते हैं। ठीक है, तो जैसे एज atomic number increases, as atomic number increases, ठीक है, more and more electrons, ठीक है, comes in an atom। तो हमें उस एटम में मोर और मोर इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करना पड़ता है। ठीक है ना, सो देन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ शेल। ठीक है, सो अकोमोडेट करना पड़ता है, हेंस नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज करता है सर, हेंस द साइज, हेंस द साइज। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं वैसे वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो साइज है वो बढ़ता जाएगा आपका। ये है हमारा नंबर ऑफ शेल। अब आता है सर न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या है सर, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। इसकी वजह से साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, वो टाइटली बाउंड हो जाएगा। सो एज न्यूक्लियर चार्ज दैट इज नंबर ऑफ protons increases, then force of attraction for outer shell increases, hence the size decreases। so size जो है डिक्रीज होता है। so इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी एक फैक्टर है, जिस फैक्टर की वजह से जो एटम का साइज जो है वो बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देखते हैं सर। अब ये फैक्टर मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए हैं, मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये ट्रेंड में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको, ये देखिएगा। ठीक है ना, अब इससे ज्यादा अच्छा से एक्सप्लेनेशन आएगा इसका। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं सर हम इसमें। ठीक है, तो ट्रेंड्स क्या है सर, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, क्या ट्रेंड्स है। पहला है डाउन द ग्रुप। ये देखिए, अब डाउन द ग्रुप क्या है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं, कैसे नीचे जाएंगे सर, हम ये साइड पे लिख के मैं उसको रब करूंगा बाद में। तो लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, ठीक है, सीजियम है और फ्रेंशियम है। अब जैसे जैसे आप जाओगे ना सर नीचे, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा
तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ज्यादा शेल आएंगे, तो धीरे धीरे साइज फिर बढ़ेगा। पर यहां एक बात वहां जो नहीं की, मैंने बोला था ना कि वहां एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो बढ़ेंगे ना, तो फिर वो फैक्टर कहां गया? ये फैक्टर बात करने वाली थी, ठीक है। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, अब ये क्या है सर, ये देखें, मान लीजिए इसके 3 है, ठीक है, तो ये मान लीजिए 2 और 1 आ गया, और ये 11 है, 2 और ये आ गया 3, 11, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 3, 6, मान लीजिए 1, ये 19 है सर, 2, 8, 1, ये 19 है यहाँ, 1, 2, 2, ऐसे 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 आ गया। तो डाउन द ग्रुप ये आ गया सर। डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो हम देखते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ रही है ना, 11 हो रहा हूं तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ा, फिर ये साइज बढ़ा क्यों, वो देखते हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है, देन देयर इज इंक्रीज इन, ये देखिए सर, न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ शेल, दोनों देखते हैं। अब क्या हुआ सर, ये जो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है उसको ये शील्डिंग करती है सर। यहाँ एक शील्ड है बाहर के इलेक्ट्रॉन से, यहाँ 2 आ गई, 1, 2, 3 शील्ड आ गई, ऐसे आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो जो आउटर हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस से बचाने के लिए 3 शेल है, तो ये ज्यादा यहां से यहां फोर्स फिर कम पहुंचेगी, कवरिंग ज्यादा है, यहां 2 की कवरिंग है, यहां 1 की कवरिंग है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो नंबर शेल, बट स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो जो मैंने कहा ना, कवरिंग ऑफ शेल्स इज more predominant than nuclear charge, ये लिख लेना, ज्यादा प्रिडोमिनेंट है, ज्यादा होता है, हेंस अब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये वो ताकत होती है जो बैलेंस बचती है न्यूक्लियस के पास बाहरले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हेंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, यानी जो बाकी जो बचती है, इफेक्टिव मतलब दोनों का इफेक्ट, तो हेंस size increases down the group, ठीक हो गया सर। तो डाउन द ग्रुप आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो साइज बड़ा होगा, पर ये रेगुलर नहीं होता सर। आपके ना टेबल दिया होगा बुक्स में, जैसे मैं अभी आपको एक छोटा सा लिख के देता हूं टेबल, ये तो इसका साइज है 152। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं जहां ये प्रॉब्लम आपको समझ आएगी। ये 186 है सर इसका, और इसका है 230, 1244, इसका है 262 और इसका है 270। तो आप देखेंगे सर इंक्रीज हुआ ना डाउन द ग्रुप, ये रेगुलर नहीं है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, फिर कम कम होती जाती है। इंक्रीज तो होता है पर देयर इज इररेगुलरिटी। अब ये इररेगुलरिटी वाला समझ आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर +1 की वजह से होना है, यहां तो कोई नहीं समझा पाएगा आपको, समझे बात आप? तो ये ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडिएशन डाउन द ग्रुप। अब करते हैं अलोंग द पीरियड सर, इसको यही रहने देते हैं अलोंग द पीरियड।
यानी लेफ्ट टू राइट सर। कैसे आएगा सर हमारे पास, जैसे ये आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये वाला था हमारे पास एल्यूमिनियम, ठीक है, और एक है हमारे पास सिलिकॉन, फॉस्फोरस है, और फिर सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सारा कुछ है। ये ऐसे जाना है, यहां से यहां तक जाना है, अलोंग द पीरियड जाना है। सो एज वी मूव अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड लिख देते हैं सर, अलोंग द पीरियड, then there is increase in the nuclear charge, but and number of shell remains same, number of shell remains same, number of shell remains same, वो उतने ही रहते हैं सर, ठीक है। हेंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हेंस सेम स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये कर दीजिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, सेम है। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सो हेंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ये आ गया ना, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, हेंस साइज डिक्रीजेस along the period, size decreases along the period, ठीक है। तो along the period जो साइज है वो इंक्रीज करता जाता है, ठीक हो गया। वहां से यहां जाएंगे, जैसे ये 11 है, ये देखिए सर, ये 11, ये 12, 13, ये क्या है 281, 282, 283, तो ये देखिए वो उसी शेल में एंटर होते जाते हैं, शेल उतने ही रहते हैं, तो फिर इसका जो साइज है वो डिक्रीज होगा, समझे बात आप। तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और है सर, क्वेश्चन छोटा सा और क्या है वो देखते हैं सर हम। छोटा सा क्वेश्चन है, एक ये आता है कि कैटायन has smaller size than parent atom, उससे कम है, ठीक है। अब कैटायन क्या होता है सर, जैसे सोडियम प्लस और सोडियम, ये पेरेंट एटम है ये। अब इसमें क्या है सर, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है, ठीक है। सो इन दिस केस number of electron decreases, hence proton has more effective power on electrons। यहां उसको 11 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखने पड़ते थे, यहां 11 को सिर्फ 10 रखने पड़ेंगे। सो इन दिस केस इफेक्टिव लिखेंगे, इफेक्टिव प्रोटोनिक ऐसे लिख लीजिए, अट्रैक्शंस इंक्रीजेस as number of electrons are less in number now, ठीक हो गया ना, क्लियर। तो बस इतना ही लिखना चाहिए। आगे आता है क्वेश्चन अनाइन वाला। अनाइन हैज ग्रेटर साइज देन द पेरेंट एटम। अब अनाइन में ले लेंगे सर हम क्लोरीन, ये वाला, ये 17 है, ये 18 है, ये 17 है और ये 17 है। इन दिस केस द इफेक्टिव प्रोटॉनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस सर as number of electrons are less in more in number than proton। वो पीछे भी लिख लेना, ठीक है। तो इफेक्टिव चार्जेस जो है वो ऐसे आएंगे आपके, ये पता चला आपको।
ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी जो हमने समझी है। ऐसे ऐसे हम प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है जी, ओके।